हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी पढ़ाई चल रही है? दिस इज माय 20th लेसन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कुछ समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा? मतलब वैसे तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें पढ़ लिया। इस लास्ट 3-4 सेशंस में मेनली मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जो शुरुआत की थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो इतना टाइट सिचुएशन था, इंडिया का बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी था, उसको थोड़ा रिलैक्स किया गया। कब? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, ठीक है ना? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, इसमें एलपीजी आया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उससे क्या हुआ, हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आई, उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने। वो सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने देखा, कैसे कैसे क्या चेंजेस आया, उससे क्या इफेक्ट आया। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट को रिलैक्स किया, बहुत सारे फायदे हुए। जीडीपी में ग्रोथ आया, काफी कुछ आया। So all that we learnt in industrial policy and what is GDP also I explained you. Then I also explained some acts like MRTP Act. MRTP Act क्या था? Monopolies and Restrictive Trade Practices. तो MRTP Act को क्या किया गया, फिर बाद में हटा दिया गया। Why MRTP Act was in force? है ना? MRTP 1969 में आया था शायद, यस। तो एमआरटीपी एक्ट को बाद में हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि एमआरटीपी क्या था कि वो किसी भी कंपनी को फ्रीडम नहीं दे रही थी आगे बढ़ने के लिए। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर कुछ करना चाहती है तो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप सपोर्ट करो, या फिर उसके बाद वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाए, इसके लिए कुछ भी करे तो अंडर एमआरटीपी यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। You cannot increase your business, you cannot do merger acquisition and all. So many things were there. So all those were removed, and then what came? Then it was removed, replaced by Competition Act. So in the last session you learned that Competition Act, what is that? So उससे क्या हुआ, कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया। हम्म, तो कंपटीशन एक्ट, और वो क्या था? सीसीआई ना, 2002 में। ये एमआरटीपी एक्ट को हटा दिया 2002 में। एक हमने और भी एक्ट पढ़ा, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। व्हाट इज दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? अब जब आप एमआरटीपी को हटा दिया तो क्या हुआ? लोग अब क्या है, जो बिजनेस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कस्टमर्स को। कंपटीशन में क्या हो, कुछ लोग आपस में मिल करके एक कार्टेल बना लें और बोले प्राइस इससे नीचे मत करो। कुछ ऐसा कर सकते हैं। बड़े बिजनेस हाउस जो है ना, जायंट, वो लोग के दिमाग में बहुत खुराफात चलता रहता है। तो वो हमेशा दादागिरी करने की कोशिश करेंगे। तो उसको उससे बचाने के लिए कंज्यूमर्स को कोपरा आया, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अभी इतनी तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब क्या है कि जब हमने लिबरलाइजेशन किया, तो अब बाहर से पैसे आने लगेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को आपने बढ़ावा दे दिया। तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी कुछ रूल्स था। तो पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन था, दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, दैट वाज इन 1973, फेरा। ये क्या था? ये बहुत ही रिस्ट्रिक्शन था। इसमें सब लोग फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, एंड इट वाज वेरी मच पनिशेबल। ये एक तरह से हमारे लिए ना, आज के डेट में अगर देखा जाए तो इट वाज ए पनिशमेंट फॉर अस, कि फेरा के कारण हम बाहर का कोई भी करेंसी ले नहीं सकते, और हम अपना रुपीस बाहर दे नहीं सकते, नहीं करेंसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सो इफ यू कैनॉट डू, देन हाउ कैन यू डू द बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस हाउ कैन यू डू इंटरनेशनल लेवल पे? Unlike other laws which allow anything until it is expressly forbidden, the Foreign Exchange Regulatory Regulation Act of 1973, just now it is FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके प्रेडिसेसर था क्या? एफेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो मेड एनीथिंग इलीगल अनलेस इट वाज एक्सप्रेसली परमिटेड। किसी भी लॉ में क्या होता है कि जब तक उसमें लिखा नहीं होता है ना,
तब तक उसको आप पनिशमेंट नहीं दे सकते कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसे करो, अगर चोरी करोगे तो आपको इतना फाइन देना होगा या आपको जेल जाना होगा। यहाँ पे क्या है कि फेरा में कुछ लिखा भी नहीं है एंड यू आर गिवन पनिशमेंट। वो उस पर अगर सुनवाई चल रही है उस दौरान भी आपको जेल हो सकता है। As a result, the FARA is a Foreign Exchange Regulation Act for tenor and tone were drastically altered. Even minor offences were punishable by imprisonment. A person was deemed guilty under FARA unless he proved himself innocent. But a person is presumed innocent till proven guilty under other laws. दूसरे लॉ में क्या है कि जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं होता है आप उसको जेल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या था कि अगर आपका केस बन गया और इट इज अंडर द हियरिंग एट जज लेवल एट द कोर्ट, स्टिल यू विल बी इम्प्रिजन्ड। तो ये बड़ा ही स्ट्रिक्ट लॉ था। तो फेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसके बारे में जानो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट्स परमिशन टू एनी पर्सन और कॉरपोरेशन टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज सब लोग नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक कुछ रेगुलेशंस बनाए थे, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा आरबीआई से। इफ यू गेट लाइसेंस देन ओनली यू कैन डू। The Reserve Bank of India permits dealers to transact in foreign currencies subject to review and cancellation in the event of non-compliance. You have to comply whatever the document they ask. You will have to prove that you are competent to do this foreign exchange. Then only will get permission. Money changers are permitted to convert currencies at the rate set by the RBI. वो रेट जो है ना आरबीआई बताएगा। तो खैर अभी भी है, कौन से रुपये में कितना डॉलर होगा, एक डॉलर में कितना रुपया होगा, एक बाट में कितना होगा, एक रियाल में कितना रुपीज होगा, ये सब आरबीआई सेट करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन करेंसीज, दिस वाज आल्सो मेड बाय आरबीआई। तो फेरा के अनुसार वो रिस्ट्रिक्शन लगाती थी। और फर्दर क्या इसके फीचर्स थे। पर्सन्स अदर देन ऑथराइज्ड डीलर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन फाइनेंशियल करेंसी ट्रांजेक्शंस। जब तक आपको लाइसेंस नहीं है, इफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड डीलर, यू कैन नॉट डू दिस ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन करेंसीज। इश्यू ऑफ बेयरर सिक्योरिटीज इज सब्जेक्ट टू सेवरल रिस्ट्रिक्शन। सिक्योरिटी बेयरर मतलब क्या हुआ, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, कुछ डॉलर्स का अगर आपको चेक है, आपको फॉरेन कंपनी में अकाउंट है, यू वांट टू गिव दैट चेक टू सम ऑफिस बेयर और somebody person known to you, it was not so easy. Lot of restrictions were there for that. Outside India there are restrictions on owning or acquiring immovable assets. You cannot buy assets outside India. It was banned, it was restricted. Payment restrictions when sending receiving money from to an non-Indian resident. ये भी रिस्ट्रिक्शन था, आप किसी नॉन इंडियन को पेमेंट भेज रहे हो या रिसीव कर रहे हो, है ना। हवाला केस आपने देखा होगा, जब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करोगे तो क्या होगा, अनऑथराइज वे में पैसा आना जाना शुरू हो जाएगा। आप इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। जब इंडियंस इतने तादाद में, इतना जो जनसंख्या है बाहर काम कर रहे, इंडिया में काम कर रहे, तो रुपये का तो आदान प्रदान होगा ही, मनी का, डोंट से रुपया। और वहां पे डॉलर मिलता है, यहाँ इंडिया में रुपीज होता है, तो वहां जब कमाएगा तो वो तो अपने घर को भेजेगा पैसा। या कुछ यहीं ज्यादा कमा लिया तो बाहर में जाकर पैसा जमा कर लिया, जहाँ पे ज्यादा उससे इंटरेस्ट मिल रहा हो, जहाँ पे उसको ज्यादा मुनाफा हो रहा हो। तो इन दैट केस इफ यू डोंट अलाउ देम, then your country will suffer. Money will not be exchanged so frequently. The RBI's authority to request information and confiscate documents whenever and wherever. ये आरबीआई का पावर था कि किसी भी समय आपके डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता था, आपको कैंसिल कर सकता था, आप पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो आपको लाइसेंस मिला उसको विड्रॉ कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, इतना रिस्ट्रिक्शन के बाद हमारा बिजनेस, हमारा कंपनी का, हमारे गवर्नमेंट का, इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। तो इट वाज फेल्ट दैट इट शुड बी रिप्लेस्ड विथ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा कुड रेफर टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंडिया और द फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी इन यूएस। यूएस में इसको दूसरे तरह से बोलते हैं ना, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी।
but in India it is Foreign Exchange Management Act. FEMA is a law in India that regulates foreign exchange transactions. जैसे फेरा था उसी तरह ये भी है, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन था. इट वाज पास्ड इन 1999 to replace the Foreign Exchange Regulation Act. FEMA's objective include facilitating external trade and payments. ये बाहर से जो आप ट्रेडिंग का प्रॉब्लम था, फेरा में बहुत ज़्यादा ही खिंचतान था और बहुत रिस्ट्रिक्शंस था, उसको ये अलाउ किया. प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, उसको प्रमोट किया. लिबरलाइजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजीम, फॉरेन एक्सचेंज को थोड़ा लिबरलाइज किया, उतना रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया. फेमा गवर्न्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स एंड रिमिटेंसेस. उनका कुछ लॉज बनाया, कैसे उनका अकाउंट फॉरेन, अगर आप इंडिया में हो, है ना, तो आप फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फॉरेन की कंपनी है और वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उनका कुछ लॉ बनाया है कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, इन व्हाट फेजेस. फॉरेन करेंसी अकाउंट, और वो कुछ डॉलर्स वहां से ला रहे हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रुपीस में. इन व्हाट फैशन दे शुड इन्वेस्ट हियर. एंड रिमिटेंसेस, यहाँ से जो अगर मुनाफा होता है तो यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, जिस कंट्री का वो आदमी है वहाँ तो ले जाएगा ना. तो FEMA classifies foreign exchange transactions in two categories: current account transaction, capital account transaction. Current account, you know that cash transactions and all. Capital account is assets. The Reserve Bank of India is the primary authority for overseeing FEMA. तो इसका कौन रेगुलेशन करता है? RBI, Reserve Bank of India. So how was this session? Please write in the comment box. Like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Once again, I will come with a new topic very soon.